Hello dear student, today we are going to discuss about a law which is popular for calculating the magnetic field at any point. तो जैसे पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलम्स ने लॉ बनाया था कि उसने पहले फोर्स बताया था कि एक चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा और उस फोर्स पर यूनिट चार्ज से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ऐसे ही बायोट एंड सेवर्ट वर टू इंजीनियर्स, they define the method of calculating magnetic field at any point due to a point current charge। कोई करंट चार्ज एलिमेंट है, पॉइंट मतलब छोटा सा, उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उन्होंने उसका लॉ बताया था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ का नाम है बायोट सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर एक ये कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट जाता है, ये एक्स वाई कोई भी ऐसे कंडक्टर है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, मान लिया ये एलिमेंट ले लिया आपने ए बी, इसकी लेंथ जो है मान लिया डी एल है और इसके अंदर से जो करंट गया आई गया, तो ये आई डी एल, आई करंट गया, डी एल इसकी लेंथ है और आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लिया रैंडमली किसी एक पॉइंट पी पे, और ये एंगल जो है मान लिया थीटा है। तो ये पॉइंट P जो है, इससे इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान लिया ये R है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, तो वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा इसके अंदर से करंट जाएगा। दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना इस करंट एलिमेंट की जो लेंथ होगी उसके। और थर्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डी एल एंड दी आर, तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डी एल एंड पोजिशन वेक्टर आर। एंड फोर्थ वन ये है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने निकाला था कि इन चार फैक्टर्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड करता है और किस किस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब इसको कंबाइंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं डी बी आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो फिर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू ऐसे डिफाइन की गई है कि अगर सीजीएस सिस्टम में आप काम करते हो तो K की वैल्यू जो है वो होगी 1, एंड इफ यू आर टेकिंग इन एसआई सिस्टम देन K इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई। ये पूरा एक कांस्टेंट है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, वेयर म्यू नोट इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसकी जो वैल्यू है म्यू नोट की वो होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ के बराबर। और इसकी जो यूनिट अगर आपको निकालनी है म्यू नोट की, तो देखो यहाँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आएगा तो वहां से उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला,
टेस्ला के साथ ये इधर मल्टीप्लाई होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और नीचे आएगा करंट एम्पेयर और एक डीएल का मीटर आएगा, तो इसकी यूनिट बन जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। दिस इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसकी पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 और वहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू बन गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो ये भी कूलम्स लॉ के ही जैसा है। कूलम्स लॉ ने जो बताया था, उसने बताया था दो इलेक्ट्रिकल चार्जेज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो उसी सिमिलर वे में ये बायोट एंड सेवर्ट ने जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बारे में बताया था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम निकालते हैं एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से, कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी जगह पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसी को अगर हम आगे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया, परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी है, सॉरी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वो इलेक्ट्रिकल जो एप्सिलॉन नोट था वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एसआई सिस्टम में आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा और डिवाइडेड बाई बन जाएगा आर क्यूब। अब ये dl है और ये r है और ये साइन थीटा है, तो a b साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a क्रॉस b। कब लिख सकते हैं, जब वो दोनों ही वेक्टर हों। तो dl क्या है, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है, तो ये किस डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए dl r साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, dl क्रॉस r। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl क्रॉस r और डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो dl तो ये है और ये है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका राइट हैंड थंब रूल यूज करो। पहले क्या है, dl लिखा है, बाद में क्या लिखा, r लिखा है, तो ये राइट हैंड है, राइट हैंड को मुझे dl से शुरू करके r की तरफ घुमाना है, ऐसे, ये dl से शुरू करके r की तरफ। उसके लिए मुझे हाथ को ऐसे करना पड़े, ऐसा करना पड़े, ऐसा करना पड़े, मैं कैसे भी कर सकता हूँ, बट लेकिन मेरे को राइट हैंड ही लेना है। अब देखो dl तो ये है, r ये है, अगर मुझे dl से r की तरफ जाना तो हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ऐसा घुमाने में मेरा जो थंब की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर उल्टा होता, उल्टी सिचुएशन मतलब करंट इस तरफ डायरेक्शन फ्लो होती तो फिर dl की डायरेक्शन इधर होती, तो इधर अगर होती तो फिर हमें इसको ऐसे करना पड़ता, ऐसे, dl इधर था, dl से r की तरफ ऐसे, अभी क्या है, dl की डायरेक्शन उधर है तो उधर से इसकी तरफ इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म में। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात ना करके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज, इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। तो ये जो है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा P पॉइंट पे।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आया है, इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो यहां पर अगर मैं थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैक्सिमम होगी, उस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा। और उसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये जो करंट एलिमेंट है, अगर इस एक्सिस पे कहीं पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे तो इस एक्सिस पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। एक्सिस को छोड़ के कहीं पे भी आप चेक करोगे किसी भी एंगल पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, इसमें और क्या स्पेशल केस बन सकता है, इसमें स्पेशल केस ये बन सकता है कि अगर करंट एलिमेंट की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ बहुत ही कम होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम अलग से बना दें, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। करंट तो पूरे वायर से जाएगा, उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट को अलग से काट के तो हम बना ही नहीं सकते। तो इस लॉ का सब कुछ सही है, बिल्कुल अच्छा है, ये सारे रिजल्ट इसके करेक्ट हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज मोस्ट अनप्रैक्टिकल लॉ। प्रैक्टिकली हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट बना ही नहीं सकते। अब अगर मैं बोलूँ एक छोटा सा टुकड़ा काट के करंट एलिमेंट बनाओ, तो करंट एलिमेंट तो तभी बनेगा ना जब उसमें कहीं से इनपुट से करंट देंगे और आउटपुट से करंट निकालेंगे। तो दिस इज मोस्ट अनप्रैक्टिकल लॉ। लेकिन इसका रिजल्ट कोई गलत नहीं है। इसके द्वारा जो भी कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो सारी सही आएंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसी के सिमिलर है, सिमिलर टू कूलम्स लॉ। इस कूलम्स लॉ या वहां पे जो हम बात करते थे एक स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे चार्ज स्टैटिक नहीं है, चल रहा है, तभी तो उसमें करंट है। करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो है, ना कि रुका हुआ है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो डीएल मतलब करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो हमेशा जो दो चार्जेज हैं उन्हीं की लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर आती है। उस लाइन को ज्वाइन करने पे या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। तो दीज आर सम सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन दी बायोट-सैवर्ट लॉ एंड दी कूलम्स लॉ। तो वहाँ पे हम उसके हेल्प से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते थे, यहाँ पे हम इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे। तो अब हम अलग अलग केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये कॉइल जो है इसके अंदर करंट भी है। मान लिया दिस इज ए सर्कुलर कॉइल, इसके अंदर यहां से करंट ऐसे इंटर करता है और इसमें से होते हुए यहां से आउट करता है। और इस कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सेंटर मैं क्या करता हूं, अभी एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेता हूं। यहां पे
ये ले लिया मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट, और ये स्मॉल करंट एलिमेंट की पोजीशन वेक्टर जो है वो मैंने मान लिया R। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ हमें क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये होगी। अब इसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, ये तो dl है, ये r है, तो dl से r की तरफ घुमाना है आपको। dl से r की तरफ जब घुमाओगे तो मेरा थंब जो है इनवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो कोई भी करंट एलिमेंट कहीं से भी उठा के देख लेना आप, हर बार डीएल की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, और आर की डायरेक्शन उससे अंदर की तरफ होगी। तो हर सिचुएशन में कोई भी करंट एलिमेंट बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, कहीं पर भी बना लो, उस करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगी, इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हर किसी करंट एलिमेंट की, मैंने रैंडमली है यहाँ पे मान लिया था। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने की हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसको खोल देते हैं, आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये आर से आर क्यूब जाएगा तो आर की पावर 2 बचेगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अब आप नेक्स्ट ये देख सकते हो कि ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल है और आर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देखो डीएल तो ये है और आर ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एंगल जो बनाएंगे, दिस इज डीएल, दिस इज आर, तो इन दोनों के बीच एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे साइन थीटा में थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, 90। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बचेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at point O or center due to this current, small current element, and its direction is directed inward। अब हमें तो इस पूरी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन से हमारा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे। तो फॉर गेटिंग द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वी विल इंटीग्रेट, डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नोट 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आल्सो कांस्टेंट, रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आल्सो कांस्टेंट, अंदर बचेगा सिर्फ डीएल। तो ये स्मॉल एलिमेंट डीएल है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स को जोड़ते चले जाओ इस सर्कल के ऊपर, तो वो क्या बनाएगा, अगर उन सबको जोड़ देंगे तो हम वो बनेगा सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2 पाई आर। तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर स्क्वेयर इंटू में 2 पाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर इंटू में 2 पाई। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल। इसी को और अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई क्या शो करता है, इस क्वाइल के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल, क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो इस 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल मेड बाय द क्वाइल एट द सेंटर। तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू में
एंगल मेड बाय द कॉइल। ओके, इट इज विजिबल। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसी ऐसी क्वाइल्स जो हैं n नंबर ऑफ क्वाइल्स होती तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, n टाइम्स बन जाएगा। तो एक क्वाइल ने जो एंगल बनाया 2 पाई बनाया, n नंबर ऑफ क्वाइल्स होंगी तो वो 2 पाई n एंगल बनाएंगी। तो उन सब के द्वारा एंगल यहाँ पे बनाया गया उसको लिख देंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल मेजर कर लेना है। अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी क्वाइल के द्वारा, तो आप उस क्वाइल के द्वारा बनाए गए एंगल को मल्टीप्लाई कर दो μ0/4 पाई इंटू आई बाई आर से, देन यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आधी क्वाइल होती तो आधा एंगल 2 पाई का आधा पाई। अगर ये 2 क्वाइल होती तो 2 पाई एक एंगल बनाती है, दूसरी क्वाइल भी 2 पाई बनाएगी, तो 2 गुना में 2 पाई, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 क्वाइल होती, 1 2 3 ऐसे 3 है, 3 टाइम्स है, तो वो 2 पाई इंटू 3 टाइम्स जो भी एंगल बनेगा, तो 6 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड अगर ये क्लॉकवाइज है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्टेड आउटवर्ड। हमेशा इसकी ऐसे डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो इसके कुछ और केसेस हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू।